दिल्ली में रेखा सरकार का 1 साल पूरा हो गया, लेकिन सवाल सीधा है, वादों का साल या बहानों का साल। चुनाव के वक्त बीजेपी ने कई बड़े वादे किए, लेकिन क्या वो वादे पूरे हुए या अभी इसमें और वक्त लगेगा? दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ और सरकार के सामने अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आज इसी पर हम पड़ताल करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उस प्रभु की है और हमारे मतदाताओं की है, तो 27 साल बाद कमल फूल की सरकार दिल्ली में बन पाई। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों की उम्मीदें भी 7वें आसमान पर चढ़ गई। दिल्ली की रेखा सरकार का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन सवाल है कि 1 साल में दिल्ली कितनी बदली, हालात कितने बदले और विकास का जो दावा किया था क्या वो पूरा हुआ? इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सुनिए। विश्वास मानिए कि ये तो अभी पहला साल है। अपने कार्यकाल में दिल्ली को बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हर एक की दिल्ली, गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, हर पूरे परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसी दिल्ली देने का हमारा संकल्प है। सीएम रेखा गुप्ता चाहे जो दावा करे, एक हकीकत क्या है? इसके लिए हमने 5 वादों की पड़ताल की। महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। हकीकत, अभी तक महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिले। वादा नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का वादा किया। हकीकत, सरकार बनते ही दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई। वादा नंबर 3, अटल कैंटीन। महज 5 रुपए में लोगों को पौष्टिक खाना देने का वादा। हकीकत, अब तक 45 से ज्यादा अटल कैंटीन खोले गए। वादा नंबर 4, फ्री सिलेंडर का इंतजार। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का वादा किया। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। हकीकत, इस होली से 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी मिली। वादा नंबर 5, यमुना सफाई और प्रदूषण नियंत्रण का दावा। यमुना सफाई का दावा किया, दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने का भरोसा। हकीकत, यमुना की सफाई जोरों पर है। जल्द ही यमुना में क्रूज सेवा शुरू होगी। सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। वहीं विपक्ष ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को फेल बताया, साथ ही कई सवाल भी उठाए। पहले के विधायक यदि 5 करोड़ का फंड भी क्षेत्र में नहीं लगाते थे तो वो फंड जाता कहां था? आज कैसे हर एक विधानसभा में कम से कम 100 करोड़ के फंड लग रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ही मुलाजिम घर घर जाके सेटिंग करके रिश्वतखोरी करके बिलों को निपटा रहे हैं। और कल सीबीआई ने जल बोर्ड के लोगों को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, जो पैसे लेके बिलों को निपटाने का काम करते हैं। दिल्ली की जनता आखिर बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखती है, वो भी सुन लीजिए। कोई भी आदमी कोई मर रहा है, अभी एक जमुना के अंदर कोई बीजेपी कार्यकर्ता मरा था, उसके परिवार को नौकरी, अभी यहाँ पर मर गया, गड्ढे के अंदर मरा, उसके परिवार को नौकरी देगा, उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? कमाने वाला एक आदमी था। तो ऐसे बहुत से लापरवाही से मामले सामने आ रहे हैं कि सरकार मौन होकर बैठी है। हमें तो हवा में दिख रहे जो काम दिख रहे हैं, धरती पे कोई आकाश नहीं दिख रहा, काम क्यों हो रहा है? कुछ कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और काफी सुधार हो रहा है दिल्ली में, और जो भी मतलब कार्रवाई हो रही है वो अच्छी हो रही है। हालांकि अभी भी सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। आइए आपको 5 ऐसी चुनौतियां बताते हैं जिन्हें पार पाना इतना भी आसान नहीं है। पहली चुनौती, कब भरेंगे मौत के गड्ढे? पिछले दिनों दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे और सीवर में गिरने से 2 नौजवानों की मौत हो गई। दूसरी चुनौती, खत्म होगा कूड़े का पहाड़। कूड़े का पहाड़ अभी भी दिल्ली के लिए सिरदर्द है। तीसरी चुनौती, जल भराव से निजात कब? थोड़ी बारिश नहीं हुई, दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। चौथी चुनौती,
पेयजल संकट का समाधान। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है। पांचवी चुनौती, बेहतर होगी परिवहन व्यवस्था। अभी भी दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जमीन पर तस्वीर मिली जुली मिली है। एक साल दावों का शोर ज्यादा है या बदलाव की रफ्तार? दिल्ली देख रही है, जनता पूछ रही है, रेखा सरकार पास या फेल? क्योंकि सवाल दिल्ली का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, रेखा गुप्ता को बतौर मुख्यमंत्री पद संभाले 1 साल हो गए, बीजेपी सरकार को 1 साल हो गए हैं। तो आखिरकार इस 1 साल में कितने वायदे पूरा हुए, इससे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, रेखा सरकार के 1 साल में कितना काम हुआ। दूसरा सवाल, बीजेपी सरकार ने जितने वायदे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं। तीसरा सवाल, दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद व्यवस्था कितनी बदली है। ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे। तो चलिए, वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। रेखा गुप्ता सरकार में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, कौन कौन से काम पाइपलाइन में है, आने वाले सालों में किन किन कामों को पूरा किया जाना है, और विपक्ष को इस 1 साल की सरकार से क्या कुछ शिकायतें रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेहमान जुड़ चुके हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपसे शुरू करता हूं। बहुत से वायदे, और उन बहुत से वायदों में कुछ वायदे आप लोगों ने पूरे किए हैं, और कुछ वायदों के बारे में, ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा हूं, आपके बिहाफ में कह रहा हूं कि आप लोगों ने कई सारे कुछ वायदों को पूरा किया, कुछ वायदों को पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं। पूर्व में भी जब सरकार के कामकाज को लेकर, क्योंकि अभी जो ये अगला 1 महीना है ना सर, वो उसमें सरकार के 1 साल के कामकाज पर ही ज्यादा बात होगी, क्योंकि 1 साल छोटा वक्त नहीं होता है। विपक्ष जो बात कहता है उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके प्रोस्पेक्ट से हम समझना चाहते हैं। अभी 20% वक्त आपका गुजरा है, 5 साल में से 1 साल, तो 20% वक्त गुजरा, 80% टाइम अभी आपके पास है। प्रश्न सीधे सीधे ये है सर कि आप लोगों को क्या कहीं रियलाइज हुआ, आभास हुआ कि हम कहीं थोड़ा स्लो हुए, या आपके हिसाब से आप अपने आप को नंबर देंगे कि हमने जिस पेस में शुरू किया था 1 साल में हमने उस पेस को मेंटेन करके रखा है? धर्मराज जी, आपको और आपके चैनल पे बैठे हुए हमारे साथी प्रवक्ताओं को, और जो इस चैनल को देख रहे हैं उन दर्शकों को, आज मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1 साल में किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बातों को, जो अपने वादों को पूरा किया है। जब हम दिल्ली में चुन के आए तो जैसा हमको लग रहा था उससे भी ज्यादा घिनौना वातावरण था। जो हमको लग रहा था कि सब सिस्टम फेल है, उससे भी कहीं ज्यादा फेल। और हम तो कई डिबेट में कहते रहे कि डीटीसी 10,000 करोड़ के लॉस में है, जल बोर्ड 80,000 करोड़ के लॉस में है, और बिजली कंपनियां लगातार मनमानी कर रही हैं, स्कूलों में कुछ चल नहीं रहा है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, पानी भर गया है, यमुना गंदी है और कूड़े के पहाड़ है। ये सब चुनौतियां थी हमारे सामने, और रोड टूटी हुई है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को काम देखते हुए हमने 905 करोड़ रुपए लेके सभी रोडों को
कंप्लीट करने का प्रयास किया, जिसमें से हमने टोटल हम ये मान लें तो 1500 किलोमीटर की रोड है इंटरनली सब मिला के, जिसमें से हमने 300 किलोमीटर की रोड को अभी रिपेयर कर लिया, ठीक कर लिया। जहां बनना था पूरा का पूरा, उसको पूरा का पूरा बना लिया। जहां उसको और ज्यादा टूटे थे वहां पे रिपेयर कर पाए। फिर दूसरा काम आया कि यमुना नदी की सफाई के लिए। यमुना नदी की सफाई पर जब आए तो पता लगा कि 2017 के बाद से यमुना नदी के अंदर से लीड निकाली नहीं गई। तो एक बड़े टेंडर और बड़े लोगों को पहले दिन से, आपने देखा होगा सरकार आने के पहले दिन से एक भागीरथ पर प्रयास किया गया और हमने लाखों टन लीड निकालने का काम कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूअस है। यमुना नदी की इमेज एक नाले की तरह हो गई थी और बहुत सारे नाले, लगभग 17 से 18 नाले आकर यमुना नदी में मिलते थे। तो ये प्रयास किया गया, जो एसटीपी प्लांट्स हैं बंद हो गए हैं या एसटीपी प्लांट्स हैं काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, उन सब एसटीपी प्लांट को वापस रिफर्निश किया जाए और नए एसटीपी प्लांट्स को ऑर्डर किया जाए। वो सब हमने अभी तक कर लिया है, ऑर्डर भी दे दिए हैं और पुराने एसटीपी प्लांट के टेंडर भी चले गए हैं, नए के भी चले गए। तीसरा चीज, यमुना नदी को के जो तट थे, जो जिसके ऊपर यमुना जी बह रही थी, उसको साफ करने का काम बहुत तेजी से चालू हुआ और तट का सुंदरीकरण किया गया और अब क्रूज भी चलने वाला है। हॉट एयर बैलून को भी हमने चलाया उसी जगह पे जहां पर लोग जाना नहीं चाहते थे, यमुना नदी की गंदगी को देखना नहीं चाहते थे। फिर हम आए, एक बड़ी समस्या थी स्कूलों में फीस की। स्कूलों के प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे थे, तो उसको लेकर हमने एक कानून बनाया जिसमें स्कूलों के फीस पर क्या फीस होनी चाहिए ये पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया और वो तय करेंगे, अब कमेटी तय करेगी कि क्या बच्चों का फीस हो, क्या बच्चों का फीस ना हो। इसके आगे हम बढ़े जब कूड़ों के पहाड़ को लेके, कि कूड़ों का पहाड़ भी एक बड़ी समस्या थी। हमारी दिल्ली के अंदर पर डे 8,000 मेट्रिक टन कूड़ा निकलता है और हम प्रोसेस 7,000 कर पाते हैं, तो 1,000 टन अभी बच जाता है। इसलिए हमने 12,000 टन के प्रोसेसिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया और आने वाले समय में लगभग 6 महीने से 8 महीने के अंदर हम दिल्ली के अंदर 12,000 मेट्रिक टन को, जो कूड़ा रोज निकलेगा वहां तक की कैपेसिटी को हम प्रोसेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो लिगेसी कूड़ा पड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, तो 34,000 मेट्रिक टन पर डे, फिर से बोल रहा हूं 34,000 मेट्रिक टन पर डे कूड़े को प्रोसेस किया। 34,000 लिगेसी, 7,000 हमारा कहते हैं जो हम रोज का करते हैं, तो 41,000 लगभग 41,000 मेट्रिक टन कूड़े को प्रोसेस करके सबसे बड़ा रिकॉर्ड है विश्व में। कोई सिटी, मैं फिर से कहता हूं, कोई सिटी इतना कूड़ा को प्रोसेस नहीं करती है। 40% हमने रिगेन किया और हमने डेडलाइन दी कि 2026 के आखिरी तक भलसुआ और ओखला का जो पहाड़ है वो खत्म हो जाएगा और गाजियाबाद के पास जो पहाड़ है वो हम लास्ट में 27 के एंड तक कर देंगे। यमुना नदी की सफाई के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें मंगाएंगे, जो मशीनें उसका काम कर रही हैं और हमको लगता है कि 2 साल और लगेंगे। 1 साल का जो काम था हमारे ऑर्डरिंग प्रोसेस और काम चालू होने में, उसके साथ हम उसको भी साफ करने का प्रयास करेंगे और हम लगभग 2 और सालों में यमुना नदी को भी साफ करके निर्मल करेंगे। फिर एक झुग्गी झोपड़ी का एक बड़ा काम था और झुग्गी झोपड़ी को लेके हमने बड़ा काम करने की प्रयास किया था। लोगों ने एक बहकाना चालू किया था कि भाई ये झुग्गी तोड़ने वाले लोग हैं। हमने उन झुग्गियों को तोड़ा केवल जो सर्विसेज के ऊपर आ गई थी, रेलवे पटरी पे आ गई थी, नालों के ऊपर बन गई थी, जिससे हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। उनको भी हमने नरेला में जो 11 साल पुराने घर बने थे शीला दीक्षित जी के, उस समय में उनको शिफ्ट किया। और अगली बात, मेट्रो के लिए बिल्कुल रोक दिया था आम आदमी पार्टी की सरकारों ने और काम आगे नहीं बढ़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार डांट पड़ी थी। वहीं पे हमने मेट्रो को और तेज करने का प्रयास किया और अभी कल आपने देखा कि हमने 3 बड़ी मेट्रो के लिंक को और अप्रूव किया। जो पुरानी चल रही थी उसको भी तेज किया और नई मेट्रोस को भी चालू किया। फिर एक प्रश्न आया डीटीसी का, 8,000 जिसको के ऊपर 8,000 करोड़ का लॉस चल रहा था, उसको पहली बार 11 साल में पहली बार प्रॉफिट में ले आए इस साल में। ये कोई छोटी बात नहीं है।
जो लगातार लॉस में चलती थी उसको ले आए, और इस समय पर हमारे पास 4350 बसें हैं, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आपने 3500 बसें हमारी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और एक लास्ट लाइन कह रहा हूँ, हाँ हाँ, अटल कैंटीन कहा था हमने चालू किया, हमने कहा था हम आयुष्मान कहते हैं आरोग्य मंदिर चालू करेंगे, हमने चालू किए और एक बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमने एक बड़ी तेजी से काम किया है। इस 20% समय में 5 साल के हमने लगभग 40% का काम। चलिए ठीक है भाई साहब, आता हूँ, काम चलता। ठीक, आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, सुन लिया आपने बातें, बहुत सारी बातों, मुझे तो वो दिन भी याद है जब रेखा गुप्ता जी ने शपथ लिया था, मंत्रिमंडल का गठन हुआ भी नहीं था और आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई थी। उस टाइम एडमिशन का लेकर एक बवाल चल रहा था और आप लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया था। उसके बाद कई मामलों को लेकर आपने सरकारों को, जो विपक्ष का काम होता है, आपने एक तरीके से सवाल उठाए। प्रश्न ये है कि क्या एक साल में जो बातें वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? अब जैसे अटल कैंटीन का उन्होंने आखिर में जिक्र किया, वो तो खुले हैं ना, वो तो दिख रहा है, लोग जा रहे हैं। खुलने के 1 महीने के बाद वहां की क्या परिस्थिति नहीं परिस्थिति है, वो कुछ दिनों के बाद उसका भी एक फॉलोअप हो जाएगा। लेकिन क्या आप सहमत हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, या बस एक होता है काम करना, जो एक प्रक्रिया के तहत होता है, क्या काम करना, वो ही काम हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ? धर्मराज जी, मैंने बहुत धैर्य से भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुना। अब मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मुझे भी पूरा समय दीजिए और उनका पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है, साल में क्या हुआ है। देखिए धर्मराज जी, अगर मैं इसको एक लाइन में अगर बोलूं तो सीधी एक लाइन है कि 1 साल दिल्ली बेहाल। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया है। कैसे? जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैं आपको पॉइंट वाइज आपको एक एक विषय पे बाकायदा पूरी जानकारी दूंगा। धनराज जी, इन्होंने कहा कि हमने सड़कों की हालत ठीक कर दी है। सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में आप लोग इतने जागरूक हैं कि रोज उजागर कर रहे हैं कि कैसे जनकपुरी में हमारा जो नवयुवा था कमल ध्यानी, वो गड्ढे में गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे उसके परिजनों से मिलने तक की जहमत नहीं उठाती और उल्टा उस पे ही डाल देते हैं कि साहब उसकी गलती थी, वो तो गिर गया, हमने तो वहां बैरिकेडिंग कर दी थी, फलाना ढिमकाना दुनिया भर की। ये तो इनके हाल है। उसके अलावा अभी कल का देखिए, वो मजदूर बेचारा, उसकी क्या गलती थी? उसको इनके प्रवक्ता बता रहे थे कि अरे उसने तो शराब पी रखी थी। अरे भाई, मजदूर है, वो सड़क पे चल रहा है और उसमें गिर के उसकी डेथ हो जाती है, तो आप सांत्वना की बजाय जो शिकार हो रहे हैं आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। वो तो अपनी गलती से गिर गया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जो बोर्ड काम कर रहा है, जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो बैरिकेड नहीं करेगा, वो लोगों को कोई संदेश नहीं लगाएगा, वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगाएगा कि भाई यहाँ से ये काम चल रहा है, इससे आप जो है सुरक्षित होकर के चलिए। ये तो हाल है इनके सड़कों का, दिल्ली का, कैसे गड्ढे खुदे हुए हैं, क्या बुरा हाल है, वो सब जानते हैं। दूसरा, इन्होंने यमुना सफाई की बात करी। यमुना सफाई पे आप देख लीजिए, छठ घाट पे यमुना इतनी भी नहीं साफ कर पाए कि वहां माननीय प्रधानमंत्री जी को आना था, एक सूचना थी, और उनके लिए बाकायदा वासुदेव घाट एक नकली यमुना तैयार करके उसमें मिनरल वाटर जो है डाल करके और गंगा का वाटर उसको पाइप तोड़ करके उसको वहां पे अलग से अरेंज किया, क्योंकि यमुना साफ नहीं कर पाए। मैं तो चैलेंज करता हूं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चले और आपकी एक टीम चले जो यमुना जी पे खड़े होकर इनको दिखाते हैं हम कि वहां किस तरह से झाग बिल्कुल जो है वो ग्लेशियर का रूप लिए हुए है। इतनी झाग है, इतनी गंदी है यमुना। ये तो यमुना की सच्चाई है। दूसरा, इन्होंने बच्चों की फीस और स्कूलों की बात करी। मैं आपको बताता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद अप्रैल में ही प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी बेतहाशा। किसी ने 20% बढ़ाई, किसी ने 40 बढ़ा दी, किसी ने तो 60% तक बढ़ा दी। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल का शिक्षा माफिया है वो भारतीय जनता पार्टी को अपने कब्जे में किए हुए है। जो एक कमेटी है, स्कूल की एक कमेटी है, उस कमेटी का जो चेयरमैन है भरत अरोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ का संयोजक रहा है। रेखा गुप्ता जी की विधानसभा में उनके लिए उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बाकायदा मतदाताओं से वोट मांगे समर्थन में, उनके टहल टहल के गले में अपने भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल करके। तो इनकी हिम्मत नहीं है कि उस पे लगाम लगा सके। अब इन्होंने अभी देख लीजिए, मैं इसको इसलिए दावे से कह रहा हूं कि अभी इन्होंने जा करके कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया और उसमें कहा
जब हमने शोर मचाया, विपक्ष ने आवाज उठाई, हमने सदन में भी और सड़क पे भी कि ये गलत हो रहा है, शिक्षा माफिया जो है प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा रहा है, तब इन्होंने एक बताया कि हम तो कानून लेके आए हैं जो हम उससे काबू पा लेंगे और फीस कम हो जाएगी, हम उसको वापस करवा देंगे। अभी इन्होंने लेटेस्ट जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया कि साहब वो फीस वापस हो नहीं पाएगी इससे, और वो तो सारी हम उसमें असमर्थ हैं। तो इस तरह से तो ये झूठ बोलते हैं। चौथा पॉइंट इनका कूड़े का पहाड़ का था। कूड़े का पहाड़ साफ करने का इन्होंने वादा किया था, कर क्या रहे हैं? भलसुआ से कूड़ा उठा रहे हैं और किराड़ी में जाकर के डाल रहे हैं। ये तो हटा रहे। अरे भी किराड़ी कोई पाकिस्तान में थोड़ी है, किराड़ी भी तो दिल्ली का ही हिस्सा है, दिल्ली की विधानसभा है। तो आप भलसुआ से कूड़ा उठा रहे हो और वहां डंप कर दे रहे हो, और उसका नुकसान क्या हो रहा है? ये पूरी की पूरी शर्मा कॉलोनी है, वहां पे वो जलमग्न हो गई है। लोग घरों में ताला लगा करके और वहां से दूर जाने को मजबूर हो गए, वहां के निवासी परेशान हैं, वो भी हमने एक्सपोज किया। चौथा इनका स्वास्थ्य व्यवस्था का मैं आप हाल बता देता हूं आपको। जितने मोहल्ला क्लिनिक हमारे समय के थे, इन्होंने आते ही घोषणा कर दी हम तो बंद करेंगे। अच्छी बात है, आपको नहीं समझ में आता, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी है, अच्छी बात है, करिए, हमसे बेहतर करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप सिर्फ बंद करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद कर दिए, वहां के डॉक्टर, वहां के स्टाफ, वहां के कर्मचारी सब सड़क पे आ गए, दवाइयां नहीं मिल रही लोगों को। आप कर क्या रहे हैं? हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करके उस पे अपना नया बोर्ड चिपका दे रहे हैं, आरोग्य मंदिर, और उससे क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बदल जाएगी नाम बदलने से? तो ये तो इनका स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। जीटीबी हॉस्पिटल में चले जाइए, अभी वहां पे कल की रिपोर्ट है, मीडिया ने ही दिखाया कि किस तरह से जहां पे पेशेंट के तीमारदार बैठे हुए हैं उसी गली में कुत्ते घूम रहे हैं और वहां पे लघुशंका कर रहे हैं कुत्ते। ये इनके स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल है। इन्होंने एक वादा बहुत बढ़ चढ़ के किया था और इनके बड़े बड़े नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने किया था कि हर होली पे, हर दिवाली पे हम दिल्ली वासियों को मुफ्त सिलेंडर देंगे। चलिए, आप बताइए, होली भी आई और दीपावली भी निकल गई, किसी को सिलेंडर नहीं मिला दिल्ली में। इन्होंने वादा किया था, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने खुद रैली में वादा किया था कि 8 मार्च महिला दिवस पर हर महिला के खाते में दिल्ली के 2500 रुपए आएंगे और ये हर महीने मिलेंगे। हाँ। कहां मिल गया आप मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई साहब, खाते ठीक है। में आ गया। झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहे थे अभी हमारे साथी। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो। चलिए, ठीक है, ठीक है, कालका जी से लेके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ। छुपाए क्या? हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। किसको बरगला रहे हैं? चलिए, ठीक है, मैं जानते नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं। चलिए, ठीक है, आपने बात कह दी। अब मैं आसिफ जो को लाऊंगा। आसिफ साहब, बीजेपी ने भी अपनी बात कह दी, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात कह दी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप जुड़े हैं, क्या इस 1 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया? एक होता है कि कुछ नहीं किया और एक होता है कि विकास तो क्रमशः चलता ही है, लेकिन जब कोई नई सरकार आती है तो ये उम्मीद की जाती है, लंबे वक्त के बाद अगर आती है तो उम्मीद पब्लिक करती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करेगी। आपके हिसाब से या कुछ नहीं हुआ, या जो नॉर्मल प्रोसेस के तहत विकास होता है उतना ही हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है? देखिए, जब से हमारी सरकार गई, पहले केजरीवाल जी की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल हो गया। वादे आम आदमी पार्टी ने बहुत किए और 11 साल के तमाम वादे उनके याद हैं। उन्होंने कहा था हम 500 स्कूल बनाएंगे, और मैंने तो चैनल पे आपके माध्यम से एक बार कहा था, मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में एक स्कूल दिखा दे 11 साल के अंदर, सियासत छोड़ दूंगा मैं। आम आदमी के प्रवक्ता एक भी स्कूल नई दिल्ली एरिया में दिखा नहीं पाए थे। एक हॉस्पिटल दिखा दे, एक डिस्पेंसरी बना दे, दिखा दे केजरीवाल जी नई दिल्ली के अंदर, कोई तो ऐसी चीज दिखाते जिन वादों को करके आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। नॉर्मल काम होते रहे जैसा चल रहा था, और उन कामों से ज्यादा और बदतर होती चली गई दिल्ली दिन पे दिन। जो हालात दिल्ली के हमारे टाइम में थे, जितना दिल्ली को हमने बदला, उससे कहीं भी आकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद में दिल्ली को बदल नहीं पाई। स्कूलों के अंदर कमरे तो बने, लेकिन दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बना। मेरे भाई जरा शांत हो जाइए। मेरे भाई, मैंने आपको सुन रहा था ना। पुष्पेंद्र जी, अभी देखिए, काउंटर मुझे शुभेंदु जी को भी करना था, मैंने नहीं किया, आपको भी काउंटर करना था, मैंने नहीं किया। अभी जो कम से कम पहली प्रतिक्रिया, इसमें कोई काउंटर नहीं, सुन लेने दे। बोलिए आसिफ साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, उस वक्त क्या हुआ, दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों की हालत क्या थी? जब हम सत्ता से गए तो 9000 बसें थी, जब केजरीवाल जी ने सत्ता छोड़ी तो बस में बचे दिल्ली के अंदर 4500।
वो बसें कहां चली गई? क्यों दिन पे दिन दिल्ली के अंदर बसें कम होती चली गई? और क्यों जो इन्होंने वादा किया था, सबसे बड़ा वादा इनका एक था, जो इनका चुनाव चिन्ह था वो झाड़ू का निशान था। और झाड़ू के कर्मचारियों को, हमारे भाइयों को इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर उन्हें हम परमानेंट कर देंगे। कितने लोग इन्होंने अपने सफाई कर्मचारी हमारे परमानेंट किए? कोई नहीं किया। जिन लोगों के पिता या माता जी एक्सपायर हुए उनकी जगह बच्चे लगे, इन्होंने किसी भी चुनाव चिन्ह के अंदर जो इनका चुनाव उसको भी धोखा दिया। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के वादे की। इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए, उन वादों के साथ में देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था जिसको लोगों ने सर आंखों पर उठाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। महिला दिवस के ऊपर 8 मार्च को उन्होंने कहा था महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आएंगे। 1 साल हो गया नहीं, हम उम्मीद करते हैं अगली 8 मार्च आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता जरा सी भी बची है तो इस 8 मार्च को 1 साल बाद कम से कम 2100 रुपए आने उन महिलाओं के खाते में शुरू हो जाएंगे। वरना जिस तरीके से पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार मंत्रालय बना के छोड़ रखा है, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगते हैं, आपने देखा होगा। अगर कहीं पहले की सरकारों के अंदर हॉस्पिटल के उद्घाटन हुआ करते थे, ब्लॉक्स के उद्घाटन हुआ करते, आजकल तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की सरकार के अंदर केबलों के उद्घाटन होते हैं। अभी सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करने गई थी मुख्यमंत्री हमारी। अब पिछली सरकार जो हमारी सरकार थी, हमारी मुख्यमंत्री और लोग मिलकर हॉस्पिटल का उद्घाटन करा करते थे, स्कूलों का करा करते थे। आज काम करने के लिए सरकार पे कुछ है ही नहीं। सीटी स्कैन मशीन खराब होती है, 5 साल बाद अखबारों ने छापा, जब आम आदमी की सरकार थी सीटी एमआरआई मशीन जीव पंत हॉस्पिटल के जब आई थी, 5 साल हो गए थे पूरे। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री सदन के अंदर सिसोदिया ने दिया था कि नहीं ये मशीन अभी नहीं आई, अब आएगी। 5 साल इनको मशीन लाने में लगे। तो जो ऑल ओवर काम है, पॉल्यूशन के ऊपर बड़ी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या काम हुआ आपको मालूम है? कृत्रिम बारिश के नाम पर करोड़ों रुपए अपनी मार्केटिंग में लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बारिश भी नहीं हुई। वो पैसा सिर्फ अपनी फोटो पे खर्च किया कि हम ये करेंगे, एक नया दिल्ली में अध्याय लिखेंगे। वो अध्याय क्या रहा? सन्नाटा बटा सन्नाटा। हॉस्पिटलों के हालात आपसे छुपे नहीं है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर प्रधानमंत्री आयुष निधि के तहत तो दवाइयां मिल रही हैं और अस्पतालों के अंदर दवाइयां खत्म हो गई हैं। ये तो दिल्ली के हालात हैं। आप वहां दवा नहीं मिले, बाजार से दवा खरीदी आप। हम सस्ते दामों दे रहे हैं दवा, यानी कि सरकार दामों में दवा देगी, लोगों को मुफ्त दवाइयां नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है सर। विपिन शर्मा जी, पॉलिटिकल लोगों को तो मैंने सुन लिया। एक दिल्ली वासी पत्रकार, जैसे मैंने जो हमने सवाल उठाया था ना सर, मैं उसी सवाल पे से आपसे के पास आऊंगा। सत्ता परिवर्तन पब्लिक करती है इस उम्मीद के साथ कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन होगा तो फिर वो काम रिफ्लेक्ट होगा। सरकार बदली, दल बदला, विचारधारा बदली, चेहरा बदला, दिल्ली कितनी बदली? रमराज जी, मैंने पहले इस बात का जिक्र करा है कि एक दौर था, ये आसिफ भाई को मैं अभी सुन रहा था, और मैं आग्रह करूंगा तीनों प्रवक्ताओं को भी बड़े ध्यानपूर्वक ये बातें सुने, क्योंकि पत्रकार के साथ एक दिल्ली का नागरिक भी हूं और दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के मुद्दों को बड़े बारीकी से मैंने समझा है, इसका आकलन करा है, नेताओं से मिला हूं, सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से मैं मिला हूं। तो ये देखिए, एक बात है, एक दौर था 1998 से लेकर 2013 कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, विधानसभा आपको जाए तो आपको जो नजारा देखने को मिलता था, कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। कुछ कार्य हुए, इसमें नहीं कोई दो राय कि जो विकास के कार्य उस दौरान हुए थे उसका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। और वो जो तत्परता दिखाती थी, हमेशा तैयार रहती थी, विफलता के लिए भी वो जिम्मेदारी लेती थी। नेताओं से यह अपेक्षा करी जाती है। पहली बात देखिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, दक्षिण दिल्ली में रहता हूं, साउथ दिल्ली में रहता हूं, लाजपत नगर में। अगस्त क्रांति मार्ग पे जा रहा था मुझे जाना था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई मेरा रिश्तेदार बीमार है, और अगस्त क्रांति मार्ग से मैं निकल रहा था। मैं खुद बीमार चल रहा हूं। मैंने आपको पिछली चर्चा में भी जिक्र करा था, खांसी करते हुए जो मेरे फेफड़ों पे असर हुआ है और खून निकल रहा है। तो बड़ी गंभीर समस्या है, कोई ये साधारण बात नहीं है। मेरे वृद्ध माता पिताजी पे क्या बीत रही है वो वही जानते हैं। तो आप ये समझिए, इस समय बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए। मैं चाहता हूं
आज खुल के बातें हो, सामने हो। यहाँ पर देखिए अगस्त क्रांति मार्ग पे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, एक तरफ प्रदूषण वैसे ही चरम पे है। तो मैं तो सोच को दाद देता हूं, तारीफ करता हूं मैं सोच की कि एक तरफ वायु प्रदूषण पहले ही चरम पे है, यहाँ पर लोगों के एक समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर वहां पर आपने क्या सोच गई कि जो आपने अगस्त क्रांति मार्ग पे और जो प्रदूषण वहां पर और उस पे इजाफा हो रहा था, सांस लेना दूभर हो गया था। मतलब आप समझे कि मुंह पे रुमाल पट्टी जो थी वो बांध के वहां से निकला गया, और सब लोगों का यही हाल था। ये नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और तो ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रदूषण की तो एक समस्या है, वो बात ठीक है, पिछली बार भी चर्चा में हुआ था कि जादू की छड़ी नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन यहां पर वो दिखना चाहिए, तत्परता दिखनी चाहिए। कुछ जो अच्छे काम हुए उनका उल्लेख मैं नहीं करूंगा, वो शुभेंदु भाई ने अभी उस बात का जिक्र करा, हुई है, ऐसा नहीं है आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा भी है। ये बातें सोच हमारी होनी चाहिए कि हम दोनों पहलुओं को उजागर करें। लेकिन इस समय मैं महिमा मंडन के लिए बैठा नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि एक साल का जो कार्यकाल रहा है तो वो क्या क्या जो खामियां रही है या जो अभी कमी पेशी है या जो चुनौतियां सामने है। क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किससे हम सवाल पूछेंगे, किससे उम्मीद रखेंगे। यहां पर सवाल यह है कि आप अगर पानी के बिलों की बात करें, मैं ये भी मजबूरी में मैं बोल रहा हूं बात, 91 वर्ष मेरे पिताजी 90 वर्ष के हैं यहाँ पर, और वो बड़ी दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कह रहे पानी का बिल मैं सोचकर मैं हैरान हूं, और ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस बात की कि यहाँ पर पानी का बिल कैसे आया हुआ है। पहले भी 1.5 लाख रुपए दिया हमने, इस बार भी जो पानी का बिल आया हुआ है वो समझ नहीं आता है। मैं शुभेंदु भाई से आग्रह करूंगा, इस निश्चित बात है कि कुछ समस्या का समाधान निकालें, पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पर कि जो महिला सम्मान निधि का वायदा था वो कब दी जाएगी, आधी आबादी। और ये निश्चित बात है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो नेता है, अगर हम बात करें राज्य स्तर पे बात करें, सबकी जिम्मेदारी है, अकेले प्रधानमंत्री के काम करने से काम नहीं होगा। यहाँ पर सबको मिलजुल कर अपनी भूमिका निभानी है, और यहाँ पर सबको बूंद बूंद सागर बनाता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप जो टाइम बांट रहे हैं, अगर मैं, ये बड़ी जरूरी बात है, देखिए इस पे आज चर्चा होनी चाहिए कि आप जो टाइम है नेताओं का, माननीय विधायकों का, क्या आप जितने जो कार्यक्रम है वहां जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसकी अगर आप तुलना करें कि बाकी जो काम कितने वो कारगर साबित हुए, कि आपका अगर समय वही व्यतीत हो रहा है कि बाकी कार्यक्रमों में आप मुख्य अतिथि की तरह जा रहे हैं या फीते काट रहे हैं, या आपको लोग चाहते हैं कि आप शोभा बढ़ाए, आपकी उपस्थिति से उनके कार्यक्रम में और 4 चांद लगेंगे, अच्छी बात है, यहाँ पर लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ साथ क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, एक मिनट कीमती है, और क्योंकि वायदे बहुत करें, और यहाँ पर ये राजधानी है, 100 बातों की एक बात राजधानी है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वाकई में उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए बाकी प्रदेशों में, कि ताकि एक ऐसा मॉडल स्टार्ट हो। तो यहाँ पर उम्मीदें हैं कि आप यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन तो दूर की बात, पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था आपने रेन बसेरे करे, अच्छी बात है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आप अस्पतालों में जाएं, अगर मिसाल के तौर पे एम्स में नीचे आप सबवे पे जाते हैं अंडरग्राउंड, वहां पर देखें आप जो मरीजों का हाल, जो उनके जो परिजन है वहां पर जब रह रहे हैं, तो वो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आपने कंबल दिए, अच्छी बात है, कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए। चाचा नेहरू अस्पताल में किसी को मिलने गया, वहां पर देखा कि जो परिजन थे वो बाहर ठंड में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी सोच ये होनी चाहिए कि आप बिल्कुल युद्ध स्तर पे उतर जाए मैदान में। चलिए सर, आप मतलब आप ये कह रहे हैं आपको खरा उतरना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब मसला ये है कि चुनौतियां बहुत हैं, और उन चुनौतियों को पार करने के लिए जो कमिटमेंट है उसमें कई गुना भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक बात बस जोड़ूंगा, धर्मराज जी मुझे बोलने दीजिए एक बात बस, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए नए ट्रैफिक कानून आए हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ मेरी आंखें तरस रही है। मैं तो पूरा दिल्ली में जन्म हुआ है, बुढ़ापा इस समय बुढ़ापे की उस कगार पे है। मुझे एक बात बताइए कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो दिखने चाहिए। आपने नए कायदे कानून ले आए आप,
पहले होता था कि यहाँ पर दाएं बाएं ऐसे जाएं, वहां पर। चलिए सर, ठीक है, मैं ठीक, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा? चलिए सर, मैं आता हूँ। सर वो ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक नहीं ट्रैफिक सर ठीक है, मैं बताऊँ, ट्रैफिक का मसला ये है ना, उस पे कोई जो भी सरकार हाथ डालेगी वो हाथ उसका जलेगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें हाथ डालेगी नहीं। बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ। समस्या ये है ना कि दिल्ली इतनी ही है जितनी आज से 40 साल पहले थी, और गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई, जगह ही नहीं है, सड़क गाड़ी पार कहाँ करेंगे? तो उस पर कोई हाथ नहीं डालने वाला, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और देखिए, हम 1 साल की रेखा गुप्ता सरकार की बात करें तो एक अपडेट है, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार को 1 साल हो गए, तो 1 साल होने के बाद मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें मुख्यमंत्री लिखती हैं कि आम आदमी पार्टी के शासन में जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा दिया जाता था उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि पिंक सहेली कार्ड के माध्यम से पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया गया। हर महिला के पास अपना डिजिटल कार्ड होगा, इसमें उन्हें अनलिमिटेड फ्री बस राइड मिलेगी और हर यात्रा का रिकॉर्ड होगा। पूरा सिस्टम डिजिटल है और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और ये बात भी सही है कि कोई चीज़ डिजिटल होता है, डिजिटलीकरण होने पर फायदा ये होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है आती है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि डीटीसी को घाटे से उबारने के लिए हमने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर रूट रैशनलाइजेशन पर काम भी कर रहे हैं। इससे यात्रियों को बेहतर बस कनेक्टिविटी मिलेगी और व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। तो उस प्रभु की है और हमारे मतदाताओं की है कि इस बार उन्हें कृपा करी, अपना वोट दिया तो 27 साल बाद कमल फूल की सरकार दिल्ली में बन पाई। तो देखिए, जनता का आभार प्रकट किया जा रहा है कि 27 साल के बाद कमल का फूल खिला है, और ये तो सच्चाई है। लेकिन जो वायदे हुए थे उन वायदों में कितने पूरे हुए नहीं हुए, एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। और शुभेंदु जी, अब देखिए, मैंने विस्तार से सब लोगों को सुना, तो अब क्योंकि समय हमारे पास फर्स्ट हाफ गुजर गया, सेकंड हाफ में 10-12 मिनट है, तो जल्दी जल्दी इसमें रिएक्शन लूंगा। एक बात बताइए, ओवरऑल जो गति की बात हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दो चीजें होती है। एक तो या तो आप आरोप को पॉलिटिकली लिए बोले भाई उनका काम है, आप कुछ भी करेंगे, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि विपक्ष बोलेगा नहीं अच्छा काम हुआ है। तो आपको लगता है कि नहीं, वो जो बोलते रहे, हम अपना काम अपने गति से करते रहेंगे? शुभेंदु जी, आप म्यूट है क्या? देखिए, चेक कीजिए तो, आप म्यूट हैं। हम विपक्ष की सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं। यदि यदा कदा कभी वो कुछ सुझाव देते हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं। हम अपनी स्पीड से अपने 5 साल के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर रोज टाइम पे ऑफिस पहुंचती हैं। वो ऑफिस जो कहते हैं चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है, जिसमें 7 साल में एक आध बार कभी सीएम जाते थे, केजरीवाल जी या कोई और। हम लगातार सभी मंत्री वहां मिलते हैं। एक सचिवालय प्रॉपर चलता है। जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, जो टेंडर हमने दिए हैं, उस पे लगातार, मैं तो ये कहता हूं कि रोज लगभग एक बार मीटिंग होती है आधा घंटे की, कि इसमें क्या क्या चीज किया जाए, इस विषय पे क्या किया जाए। हम मानते हैं कि हमारे पास अभी दिल्ली को और ठीक करने के लिए चैलेंज बहुत है। विपिन जी की बात को मैंने माना, सुना, और उनकी वो समस्या जो सांस की थी, समस्या ये है कि पोल्यूशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से करना है। 905 करोड़ रुपए सभी टूटी रोडों को ठीक करना है। हो सकता है कि इस बीच ट्रांजिट पीरियड में उनका कोई एक्सपीरियंस खराब रहा हो, संभव है, मैं मानता हूं संभव है। इस बीच में कई ऐसी घटनाएं भी हुई कि कोई गड्ढे में गिर गया और कोई दूसरे गड्ढे में भी गिर गया। इस सब जिम्मेदारियों को भी हम अपने ऊपर लेते हुए, हम मानते हुए कि ये प्रशासन दिल्ली में जो है वो दिल्ली सरकार को जो चला रही है भाजपा की है, पर हम इन सबको दुरुस्त कर रहे हैं।
हमने जो वादा किया, मैं फिर से कह रहा हूं धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी की सरकार या और कोई भी जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं, मानते हैं कि हमने जो वादा किया है वो पूरा हुआ है और पूरा करेंगे। उसमें से एक आध वादे, जैसा कि आपने कहा कि महिला सम्मान राशि हमें देना था 8 मार्च तक, हमने नहीं दे पाए, क्योंकि हमने देखा कि जो उन्होंने रोड के पैसे नहीं दिए, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल्स के पैसे पेंडिंग थे, मेट्रो के पैसे पेंडिंग थे, और रैपिड रेल के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसके ऑर्डर के बावजूद भी पैसे नहीं दिए थे। तो मेरा पहला साल बड़ा कष्टकारी था। पुराने जो लिगेसी ऋण थे इनके, जो पुराने कर्ज थे, जो पुराने पाप थे, उसको ठीक करके हमको दिल्ली को गति देनी थी, तो हमने दी है। हमने वो सब चीज करने की कोशिश की है, विद्यालय से लेके सड़क तक और सचिवालय से लेके छोटे छोटे एसडीएम के ऑफिस तक, कि कहीं कोई कमी ना हो, और उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मराज जी, मैं कहता हूं खाली एक बात कि हमारी मंशा है, हमने एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, और बिना एडवर्टीजमेंट किए हुए हम दिल्ली के पोल्यूशन को, यमुना नदी को साफ करना, कूड़े के पहाड़ को ठीक करना, और दिल्ली में पुष्पेंद्र जी आपके पुष्पेंद्र जी आपके दोस्त आपको कुछ रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी जरूर करें। धर्मराज जी, देखिए अभी आपने धर्मराज जी अभी एक नई चीज जोड़ी कि सीएम ने बताया कि भाई हम महिलाओं की जो है फ्री बस यात्रा के उसके लिए हम पिंक कार्ड लेकर के आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे समय में जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही 11 साल, हमने महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया कि ये दिल्ली की हैं, कि दिल्ली की निवासी हैं, कि गाजियाबाद से आई हैं, कि फरीदाबाद से आई हैं। एक तरफ से टीटीसी में महिलाओं के लिए बस फ्री थी, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने जो योजना बनाई है, जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें इन्होंने सीधा लिखा है कि आधार कार्ड दिल्ली का जिन महिलाओं का होगा, सिर्फ उनको फ्री बस यात्रा मिलेगी। तो मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार अगर एनसीआर में है, या फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, गाजियाबाद में है, वो महिला अगर उस बस में चढ़ेगी तो उसको किराया देना पड़ेगा। ये फर्क है आम आदमी पार्टी के और इनकी योजनाओं में। उसी तरह से मैं आपको याद दिला दूं, अब अभी कह रहे थे कि वो तो रोज मीटिंग होती है, आधा घंटा काम करते हैं। अरे भाई, रेखा गुप्ता जी भी प्रधानमंत्री जी की तरह है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, रेखा गुप्ता जी 24 घंटे काम करती हैं। वो तो विधानसभा में कह रही थी कि फुल मोड पे रहती हैं। तो आप 24 घंटे काम करके ये इस हालत में दिल्ली को लेकर के आए हैं कि आपको पोल्यूशन पे इतनी गंभीरता नहीं है कि AQI को QI और AIQ और ये बता रहे हो आप। जहां पे आपको छिड़काव करना चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए, धूल मिट्टी को, वहां पे आप जो है स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहे हैं आपके। आप कहां छिड़काव कर रहे हैं? जहां AQI की मशीनें लगी हुई हैं, उनके ऊपर, उनके आसपास छिड़काव कर रहे हैं। हमने बाकायदा इसको एक्सपोज किया है, दिखाया है कि आप कहां छिड़काव कर रहे हैं। आपने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे। दिल्ली में आपने खूब ढिढोरा पीटा, करोड़ों रुपए उस पे आपने खर्च कर दिए, एक बूंद कहीं दिल्ली में नहीं गिरी। पोल्यूशन जस का तस है। आप कहां से, किस तरफ से आप पोल्यूशन के प्रति गंभीर हैं? आपने कहा कि हम 15 साल से पुरानी गाड़ियां 1 नवंबर से बंद कर दे रहे हैं। अरे आप तय ही नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है शुभेंदु भाई, जल्दी मेरा समय के शुभेंदु जी कुछ रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, फिर मैं आसिफ जी के पास जाऊं। ठीक है धर्मराज जी, आसिफ साहब धर्मराज जी, हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सुविधाएं फ्री बस की केवल दिल्ली के नागरिकों के लिए हैं, और यदि कोई बाहर से आए तो वो अपना पैसा लगाए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। दिल्ली को 8,000 करोड़ के घाटे में लाने वाले लोग आज हमको समझा रहे हैं कि दिल्ली को कैसे चलाया जाए। हमने पहले साल में 11 साल दिल्ली में प्रॉफिट पे लाया, और जो हमने लास्ट बजट पेश किया वो भी सर बजट नहीं है, हम तो हर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे विपिन जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आसिफ साहब कुछ करें। आसिफ साहब 2 मिनट है सर। ठीक है झूठ बोल रहे हैं आसिफ साहब, ठीक है आसिफ साहब। आसिफ साहब बोल रहे थे, बोलिए। आपको आवाज आ रही है आसिफ जी? म्यूट है। आसिफ जी आपको आवाज आ रही है मेरी?
और लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। विपिन जी एक बात बताइए सर, ये जो मसला आया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर दिल्ली में बस चल रही है, दिल्ली सरकार बस चला रही है। मैं कहूंगा जो डीटीसी बस को लेकर अभी कह रहे थे दोनों, आवाज आ रही है मुझे? हाँ बोलिए। कह रहे हैं आ रही है मेरे को आपकी आवाज? बोलिए बोलिए। मेरे को आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर, आ रही, बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं कहूंगा जिस बात को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी के पता कह रहे हैं डीटीसी को लेकर से बाहर वालों के आज चुनाव से पहले तो बहुत अच्छा था। अब आम आदमी के प्रवक्ता उन्होंने कहा दिल्ली से बाहर वालों का हमने चलाया, लेकिन जब आपकी सरकार बनी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जीटीबी हॉस्पिटल में आपने कहा था सही इलाज दिल्ली वालों का होगा, दिल्ली के अस्पतालों में वो कोर्ट से स्टे आया उसके खिलाफ। जब जाके आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के तमाम आसपास के इलाके लोगों को पर्चे बनने शुरू हुए, वरना आम आदमी बिल्कुल गलत। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पुष्पेंद्र जी चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं कोर्ट के ये आप झूठ बोल रहे टेलीविजन पे बैठ करके, कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई दिल्ली के हर अस्पताल में। चलिए ठीक है सर, इसी नोट पे विपिन शर्मा जी बताइए सर, ये दिल्ली सरकार अगर बस चलाए तो दिल्ली के लोगों को फ्री मिलना चाहिए या सब हरियाणा वालों को मिलना चाहिए, दिल्ली वालों और यूपी वालों को भी मिलना चाहिए? ठीक है आसिफ साहब रुक जाइए, अरे एक मिनट आसिफ साहब एक मिनट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है सर एक मिनट आसिफ साहब एक मिनट रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। हाँ एक हफ्ते के अंदर कोर्ट से ठीक है विपिन शर्मा जी, शायद समय नहीं है, आसिफ साहब समय नहीं, विपिन जी हाँ बोलिए। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर क्योंकि ये राजधानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सरकार को सबके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता जो है पहले जो दिल्ली के नागरिक है उनको मिलनी चाहिए, उसके बाद आपकी सोच जानी चाहिए। लेकिन ये बात अभी इससे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा ये है कि अगर इमरजेंसी की बात आती है कुछ स्वास्थ्य को लेकर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी पहले की तुलना में, और जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को सरकारों को गया है, हर एक की सरकार की मंशा अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर कि इमरजेंसी के समय में आपको अगर किसी को दाखिला कराना है, सोच पहले वहां जानी चाहिए कि वहां पर एक गरीब आदमी कैसे गुहार लगाएगा, वो अंदर दाखिला कैसे कराएगा। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। साथ साथ मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हम लोग बात करते हैं न्यू इंडिया की, नए भारत का जो सपना है, ये जो कहानी है न्यू इंडिया की वो तब तक मुकम्मल पूरी नहीं हो सकती जब तक हम इंटीग्रेट ना करें। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं अगर उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है और ये तो चलता है, तो यहाँ पर सोच जानी चाहिए कि कैसे यहाँ पर। चलिए सर अब वो डिस्क्रिमिनेशन देखिए सर, ये डिस्क्रिमिनेशन तो खैर हमारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सर, अब दिक्कत ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे जीन में बैठा पड़ा है, क्या कीजिएगा वो जाते जाते जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय ठीक है, एक उत्तराखंड के उत्तराखंड में घटना हुई थी ना, जहां पे एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारा गया था, बड़ा बवाल हुआ था। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि एक साल एक होता है कि पब्लिक की जो इच्छा है कभी मरती नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या, बस 5 सेकंड में एक बात जोड़ूंगा धर्मराज जी, 5 सेकंड। बतौर पत्रकार मैं निकलता हूं रात के समय देखने के लिए कि कहां कमी पेशी है। मैं आगरा में था, वहां सेंट जॉन्स कॉलेज के पास। चलिए सर ठीक है, समय इतनी ज्यादा देता, मैंने अपने हिस्से का वक्त